Morning, everyone. Am I audible? Yes, sir, you are Good morning, sir. Thank you. Okay, so from today we'll be starting a new subject that is Sale of Goods Act. ठीक है, कंपनीज एक्ट के जितने भी नोट्स हैं सारा एक एक करके अपलोड आपका उसी ग्रुप में उसी कोर्स में हो रहा है। जो आपका कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन बनाया गया है आपके ऐप पे, उसी सेक्शन में 3 नोट्स अपलोड हो गए, 3 और आज अपलोड हो गए, और जो बचा हुआ 4 है वो कल परसों तक आपका वहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्लास में मैंने तो ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो क्लास नोट्स आप बनाए होंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी उससे मैच कर लीजिएगा। अगर कुछ केस लॉज या कुछ छूट रहा होगा तो अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। राइट, ओके। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट इन आवर कमर्शियल लॉ, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अभी झारखंड का एग्जाम है, उसमें भी मेंस में ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और बिहार जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। खैर ये छोटा लेजिस्लेशन है, बट ये थोड़ा सा टेक्निकल लेजिस्लेशन है। लाइक कमर्शियल लॉ में आपका एक कंपनी लॉ हो गया, एक पार्टनरशिप हो गया, सेल ऑफ गुड्स और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो कंपनी लॉ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कमर्शियल लॉज में, और आपका नेक्स्ट सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप के इतना इजी नहीं है लेजिस्लेशन। पार्टनरशिप एक्ट बहुत ही इजी लेजिस्लेशन है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है, बट थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटीज है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। छोटा लेजिस्लेशन है, एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में जो मेन हम लोग टॉपिक कवर अप करेंगे वो हम लोग ये करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, उसके क्या एसेंशियल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम लोग कवर अप करेंगे। बट उससे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में कुछ इनिशियल बातें अगर बता दूं, तो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपका क्या प्रोवाइड किया गया है, लॉ रेगुलेटिंग द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इन आवर सेल ऑफ गुड्स एक्ट व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड, लॉ विच रेगुलेट सेल ऑफ गुड्स। मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होता है ना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं इसको, है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी। इट रेगुलेट्स द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, डीलिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें सेलर के पास क्या राइट जाएगा, बायर के पास क्या राइट जाएगा। अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट हो गया तब वहां पे बायर के पास क्या राइट है, अगर पेमेंट बायर ने नहीं किया तो सेलर के पास क्या राइट है, सेलर अनपेड रह गया तो क्या उस गुड को वो कब तक अपने कब्जे में रख सकता है। ठीक है, और क्या अदर राइट्स एंड रेमेडीज हैं। ठीक है, फिर सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर हो गया तो बायर को गुड्स को डिलीवर करना है, तो डिलीवरी से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर हो गया तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनरशिप सेलर से बायर की ओर चला जाता है। ये सब आपको जो है बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिकली सब्जेक्ट मैटर है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इन्हीं चीजों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में पहले कुछ इनिशियल बातें हम समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में आपको ये जानना है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट अब ऐसा नहीं है कि ये 1930 दिया है तो ये 1930 से ही ये लॉ आया है। प्रायर टू 1930 भी आपका सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्रायर टू 1930 भी रेगुलेट होता था। 1930 से पहले ये रेगुलेट होता था आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक आपका सेल ऑफ गुड्स को रेगुलेट करने के लिए लॉ दिए गए थे, बट दे वेर नॉट कॉम्प्रिहेंसिव इनफ, है ना। वो उतने ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे। ठीक है, उतने ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सारे एस्पेक्ट्स को वो डील नहीं करते थे, इसीलिए इस पार्ट को रिपील कर दिया गया और फिर आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लेकर आया गया, है ना। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, है ना। इसका डेट इफेक्ट का है 15 मार्च 1930, आप सामने यहां देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले 1930 से पहले ये गवर्न होता था, सेल ऑफ गुड्स किससे गवर्न होता था? ये गवर्न होता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन आपको 76 से 123, ठीक है, जो आप देखते हैं रिपील है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 आपका सेक्शन 75 पे कंप्लीट हो जाता है, 76 से 123 आपको सेल ऑफ गुड्स से ही रिलेटेड था। तो अब जो है ये एक तरीके से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन लेकर हम आ गए हैं। बट एक और क्वेश्चन जाना है कि अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिपील करके हमने नया लॉ बना दिया, तो क्या अभी भी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं, वेदर स्टिल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज और नॉट, है ना? एप्लीकेबिलिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेल ऑफ गुड्स पे, जो ठीक है, जो भी सेल ऑफ गुड्स हो रहे हैं या सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हो रहे हैं, क्या उस पे अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करता है कि नहीं? तो यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी भी टू सम एक्सटेंट सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई करता है। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट अप्लाई करता है। अब ये कैसे अप्लाई करता है, इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ आपको सेक्शन ये अभी भी आपको अप्लाई करता है। कैसे ये अप्लाई करता है, तो इसका क्या प्रूफ है? तो देखिए, इसका सबसे पहला प्रूफ है सेक्शन 2 का क्लॉज 15। ठीक है, दो प्रूफ है, दो सेक्शंस ये बताते हैं कि अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स पे अप्लाई करता है। पहला है सेक्शन 15, सेक्शन 2 क्लॉज 15, है ना, 215। ये क्या बताता है कि एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट but defined in Indian Contract Act will have same meaning assigned to them in that act। मतलब वैसे एक्सप्रेशंस, ठीक है, वैसे एक्सप्रेशन जो सेल ऑफ गुड्स में आपको यूज किए गए हैं, जैसे कि वॉइड, वॉइड वर्ड कहीं यूज किया गया है, वॉइडेबल वर्ड ही कहीं यूज किया गया है ना? तो वॉइड, वॉइडेबल वर्ड ये सब आपके सेल ऑफ गुड्स में आपको कहीं पे डिफाइंड नहीं है। ये सब डिफाइंड कहाँ है? ये सब डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। तो अभी भी इन 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 एक्सप्रेशंस के मीनिंग के लिए अभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करेगा, अभी भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिफर करेंगे। ठीक है, तो वैसे एक्सप्रेशंस जो कि सेल ऑफ गुड्स में दिए गए हैं गुड्स एक्ट में, बट डिफाइन नहीं किए गए, अगर डिफाइन किए गए हैं तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही डेफिनेशन आपको फॉलो करना है, बट अगर डिफाइन नहीं किए गए हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर कोई एक्सप्रेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिया गया है बट डिफाइन नहीं किया गया है, और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है, तो फिर कौन सा लेजिस्लेशन, कौन सा स्टैच्यू हम रेफर करते हैं? जनरल क्लॉजेस। यस, वैसे केसेस में हम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 हम रेफर करते हैं, है ना? ठीक है, तो एक प्रूफ हम लोगों ने देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई करता है अभी भी सेल ऑफ गुड्स पे, उन चीजों के लिए जो जो एक्सप्रेशन सेल ऑफ गुड्स में दिए गए हैं बट डिफाइन नहीं किए गए हैं, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो डिफाइंड है। एक और प्रूफ है जहां पे हमें पता चलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी भी अप्लाई करता है। सेकंड प्रूफ क्या है आपका? तो सेकंड प्रूफ आपका यहीं पर है, सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। एक्ट 9 ऑफ 1872 कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये क्या बताता है कि अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो अनरिपील्ड प्रोविजन है, ठीक है, अनरिपील्ड जो प्रोविजंस है, save in so far as they are inconsistent with express provision of this act shall continue to apply to contract for sale of goods। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो अनरिपील्ड प्रोविजन है, जो सेक्शंस रिपील नहीं किए गए, जो अभी भी आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, अगर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से इनकंसिस्टेंट अगर नहीं है, अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सिंक में है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो वो अभी भी अप्लाई करेंगे। जैसे अब मान लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो रहा है, अब वहां पे मान के चलो फ्रॉड किया गया है, या वहां पे कोएर्सन किया गया है, या ओवरऑल मान के चलिए फ्री कंसेंट नहीं है, तो फ्री कंसेंट के बारे में आपको, सेल ऑफ गुड्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट है,
कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है, ठीक है। फ्रॉड, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन आपका नहीं हो सकता है, राइट। तो अब ये सारे प्रोविजंस जो है ये आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे भी अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट नहीं है सेल ऑफ गुड्स से, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स खुद एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो सेक्शन 3 आपको ये बताता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस एक्सटेंट तक अप्लाई करेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे जिस एक्सटेंट तक उसके अनरिपील्ड प्रोविजन इनकंसिस्टेंट नहीं है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो नहीं अप्लाई करेगा, बट अगर वो कंसिस्टेंट है विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टिल द प्रोविजंस विल अप्लाई। तो यहां पे हमें ये पता चल गया कि अभी भी स्टिल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स पे अभी भी वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसका दो प्रूफ है, एक है आपका सेक्शन 215 और दूसरा प्रूफ है आपका सेक्शन 3। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, अब ये इनिशियल बातें थी जो आपको जाननी थी। अब हम लोग आते हैं पहले टॉपिक पे जो आपके मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स एग्जाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये जो डेफिनेशन सेक्शन है ये टाइम एंड अगेन हम लोग रेफर करते रहेंगे, जब आगे के प्रोविजंस पढ़ेंगे तो हम लोग ये टाइम एंड अगेन रेफर करते रहेंगे। अब सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं आज, हम लोग बस सेक्शन 4 पे फोकस करेंगे। ये बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर काफी कुछ आपको देखना होता है कि सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है, हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या डिफरेंस होता है। सेक्शन 4 काफी आपका जो है थोड़ा एक्सटेंसिव प्रोविजन है, इसको आपको ध्यान से देखना है। तो पहले हम लोग बेयर एक्ट से सेक्शन 4 पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझने की कोशिश करेंगे। तो अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, है ना, जो भी आपका गुड्स है उसके सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा होता है? तो ये देखिए सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 4 क्या बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। दो चीजें हैं, सेलर ट्रांसफर और सेकंड है से, और या फिर वो अग्रीज टू ट्रांसफर। अग्रीज टू ट्रांसफर व्हाट? प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। बस इतना पे अभी फोकस कीजिए, है ना, आगे का पार्ट नहीं देखना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर कहने का मतलब इमीडिएट ट्रांसफर, उसी वक्त ट्रांसफर करना है, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे सेल, डायरेक्टली सेल, ठीक है। या फिर अग्रीज टू ट्रांसफर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो सकता है? अग्रीज टू ट्रांसफर, मतलब अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, मतलब इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नॉट इमीडिएटली, एट सम फ्यूचर डेट, किसी फ्यूचर डेट को वो ट्रांसफर होना है, उसी दिन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आपने अग्रीमेंट कर लिया सेल करने के लिए, मान लिया कि बायर, सेलर जो है वो बायर के पास जाता है, कोई पर्टिकुलर मोबाइल फोन वो खरीदता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर मोबाइल फोन वो खरीद रहा है, वो अग्रीमेंट कर लेता है, वो सेलर उसी दिन, बायर उसी दिन खरीदना चाह रहा था, ठीक है, बायर सेलर से उसी दिन वो मोबाइल फोन खरीदना चाह रहा था, बट सेलर जो था ही वॉज नॉट विलिंग टू सेल दैट मोबाइल फोन ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। उसने बोला कि मैं इसको सेल करूंगा आपको 1 अगस्त को, ठीक है। तो बायर ने क्या किया? प्री बुकिंग कर लिया, प्री बुकिंग कर लिया। तो अब प्री बुकिंग ये भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, लेकिन इसमें क्या है कि अभी वहां पे सेल कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। एक फ्यूचर डेट पे वो ट्रांसफर होगा, वो सेल फ्यूचर डेट पे आपको ओनरशिप उसका मिलेगा। अभी इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हम लोगों को इस सेक्शन से पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है ट्रांसफर इमीडिएटली, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं सेल, और एक हो सकता है अग्रीमेंट टू सेल। एक हो सकता है सेल और एक अग्रीमेंट टू सेल। अब यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि सेल का मतलब केवल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी आता है और अग्रीमेंट टू सेल भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, मतलब ही अग्रीज टू सेल नॉट इमीडिएटली एट अ फ्यूचर डेट। और नाउ व्हाट ही ट्रांसफर, अगर वो सेल करता है
तो क्या वो ट्रांसफर करता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होता है, दोनों में हो रहा है, एक ट्रांसफर कर रहे हैं और एक एग्री कर रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए। क्या ट्रांसफर करने के लिए? प्रॉपर्टी इन गुड्स। अब ये प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप, नॉट पोजेशन, ओनरशिप। प्रॉपर्टी इन गुड्स टर्म का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप। ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा रहा है इमीडिएटली या फिर अग्री किया जा रहा है कि हम ट्रांसफर करेंगे किसी फ्यूचर डेट पे। ठीक है, अग्रीज टू ट्रांसफर को लेके बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। ट्रांसफर तो सभी लोग समझ रहे हैं, आप दुकान में गए, कुछ सामान खरीदा, आपको मिल दे दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप। आप मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल का आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिया। आप बाइक खरीदने गए, बाइक के आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वारंटी कार्ड, सब कुछ मिल गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अग्रीज टू ट्रांसफर में क्या होता है? किसी फ्यूचर डेट पे। अब देखो, जैसे अब मान के चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेकंड हैंड गुड्स जो आप सेल करते हैं उस पर भी अप्लाई करता है ना? सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको सेकंड हैंड गुड्स जो आप अप्लाई करते हैं उस पर भी अप्लाई करता है। अब मान लिया कि आप मेरे से कोई ये मोबाइल फोन आप परचेस करना चाह रहे हैं, ठीक है? आपने बोला कि आपका सर मुझे ये मोबाइल फोन चाहिए, हमने एक प्राइस अपना फिक्स कर लिया कि मैं इतने में आपको, इतने अमाउंट में ये सेकंड हैंड आपको बेचूंगा। लेकिन मैंने बोला कि मुझे अभी कोचिंग के क्लासेस लेने हैं, अभी रेगुलर क्लासेस, अभी मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा रहा हूं, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 4 दिन का गैप लूंगा और उस 4 दिन में मैं नया मोबाइल अपने लिए खरीदूंगा। तो इसीलिए मैं आपको इमीडिएटली अभी नहीं दे सकता मोबाइल, मेरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1 वीक लगेगा कंप्लीट होने में। तो वो एक फ्यूचर डेट हमने फिक्स कर लिया कि संडे को ये मोबाइल मुझे उनको ट्रांसफर कर देना है। तो ये क्या हुआ? हमने एग्री किया, क्या? अग्री टू ट्रांसफर, अग्री टू ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट। तो दिस इज व्हाट? दिस इज एन अग्रीमेंट टू सेल, राइट? तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक बहुत ही जेनेरिक टर्म है जिसके अंदर आपको सेल भी आता है। सेल का मतलब है इमीडिएटली ट्रांसफर, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, मतलब सेल एट अ फ्यूचर डेट, राइट? अब देखो, ये जो पहला पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई सेलर ट्रांसफर्स, तो इसको, और अग्रीज टू ट्रांसफर, इन दोनों को 4 के क्लॉज 3 में आपको बताया गया है। ट्रांसफर के बारे में पहला पार्ट बता रहा है कि वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। जब वो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर्ड कब? इमीडिएटली। व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स कहने का मतलब क्या है? इस टर्म का मतलब हुआ ओनरशिप। व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्स इमीडिएटली फ्रॉम द सेलर टू बायर, इट इज कॉल्ड एज, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज सेल, उसको आप सेल कहेंगे। बट वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, कोई फ्यूचर टाइम में वो प्ले होना है, या फिर इट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, इट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन, अगर ये कंडीशन पूरा कर दो तब मैं तुमको ट्रांसफर कर दूंगा। तो इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट और इट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, ठीक है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अग्रीमेंट टू सेल। तो ये ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब सेल और अग्रीज टू ट्रांसफर मतलब अग्रीमेंट टू सेल, ये दोनों आपको एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया है 4 क्लॉज 3 में, 4 के 3 में, राइट? राइट, ओके। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अग्रीमेंट टू सेल जो होता है, अब ये अग्रीमेंट टू सेल मतलब अग्री टू ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी अग्रीमेंट टू सेल जो होता है, व्हेन डज दिस एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल, कब ये एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये आपको 4 के 4 में बताया गया है, 4 के क्लॉज 4 में, कि एन एग्रीमेंट टू सेल becomes a cell when the time elapses, क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल में क्या था? इट हैज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। तो जो भी टाइम है, 6 दिन, 8 दिन, या कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स किया है, तो जो बीच का टाइम इलैप्स हो गया वो डेट आ गया, तो जैसे ही वो टाइम इलैप्स हुआ वैसे ही एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है। जो भी फ्यूचर डेट आपने फिक्स किया था वो डेट आया, आपका एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है। या फिर जो कंडीशन आपने लगाया था कि तभी मैं सेल करूंगा, वो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो वहां पे कहते हैं प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, यानी वो एग्रीमेंट टू सेल से वो सेल बन गया है। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल से वो अब क्या बन गया है? वो सेल बन गया, राइट? समझिए। तो ये आपको सेक्शन 4 का ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब इसको हम लोग डिटेल में, इसके एसेंशियल्स को हम लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ और 4 क्लॉज 2 मिस हो गया था। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट भी हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है ना?
कुछ कंडीशन के फुलफिलमेंट पे भी हो सकता है या एब्सोल्युटली भी आप तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडीशन के फुलफिलमेंट पे है तो वो क्या है, एग्रीमेंट टू सेल कहलाता है। तो ये सेक्शन 4 का जो इंटरप्रिटेशन है ये मैंने आपको समझा दिया। आई होप दिस माइट बी क्लियर। अब हम लोग इसको कवर अप करते हैं डिटेल में, राइट? ओके, अब आइए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने देखा बेसिकली कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4 के अंदर दिखाया गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम लोगों ने देखा दो चीजें होती हैं, या तो सेल होता है या फिर क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। ठीक है, इधर देयर इज अ सेल और इधर देयर इज अग्रीमेंट टू सेल, राइट? और ये दोनों के चीजें कहाँ बताई गई हैं? सेक्शन 4 क्लॉज 3 में इसको डिफाइन भी किया गया है। ठीक है, 4 क्लॉज 1 में बताया गया है, 4 क्लॉज 1 में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, या तो आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स जिसको आप सेल बोलेंगे, या फिर आप एग्री टू ट्रांसफर करते हैं जिसको आप एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। और 4 क्लॉज 3 में ये दोनों एक्सप्रेशन आपको डिफाइन किया गया है कि जहां पे ट्रांसफर जो है किसी फ्यूचर डेट को होना है, ठीक है, या फिर इट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, कुछ कंडीशंस के फुलफिलमेंट पे होना है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। और सेल में क्या होता है, जहां पे गुड्स ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली, जहां इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है वहां पे वो आपका सेल कहलाता है। अब अग्रीमेंट टू सेल, व्हेन इट बिकम सेल, तो हम लोगों ने देखा कि अग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, ये बताया गया है सेक्शन 4 के 4 में, है ना? सेक्शन 4 के 4 में क्या बताता है कि जब भी इलैप्स ऑफ टाइम, जो टाइम आपको दिया गया है वो इलैप्स कर जाए, या फिर कंडीशन अगर वहां पे फुलफिल कर दिया गया है, कंडीशन अगर पूरा कर दिया गया है, तो अग्रीमेंट टू सेल वैसे सिचुएशन में आपको सेल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हम लोग एसेंशियल्स एलिमेंट देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ। अच्छा, एक चीज है, एसेंशियल एलिमेंट देखने से पहले सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच क्या डिफरेंस है इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स देखेंगे। ठीक है, तो सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस है इसको पहले हम लोग देखते हैं। सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। अब सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, पहला तो आपको जो दोनों का मीनिंग है उसके बेसिस पे आप डिफरेंस पहला निकाल लेंगे, है ना? पहला डिफरेंस आप दोनों का जो मीनिंग है उस बेसिस पे आप डिफरेंस निकाल लेंगे कि एक का मीनिंग क्या होता है कि वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, एक में होता है किसी फ्यूचर डेट पे या सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ये पहला आपका डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? इन केस ऑफ सेल बायर बिकम्स ओनर, बायर जो है वो ओनर बन जाता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर हुआ उसी वक्त बायर ओनर बन जाता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में ही बिकम्स ओनर ऑफ गुड एट अ लेटर टाइम, है ना? बायर जो है वो ओनर बनता है लेटर, है ना? कोई फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर डेट पे, है ना? जिस दिन कोई जो कंडीशन है वो फुलफिल हुआ या जो टाइम है वो इलैप्स हुआ तब। तो ये दूसरा डिफरेंस है, इसमें बायर जो है ओनर उसी दिन बन गया, इसमें बायर जो है लेटर डेट को ओनर बना। तीसरा है कि रिस्क ऑफ गुड्स जो होता है, रिस्क जो होता है गुड्स में, ठीक है, वो किसके पास रहता है? रिस्क ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सेल रिस्क ऑफ गुड्स, रिस्क ऑफ गुड्स लाइज विद द सेलर, सॉरी, रिस्क ऑफ गुड जो है वो बायर के पास आ जाता है। और अग्रीमेंट टू सेल में रिस्क ऑफ गुड्स जो है वो सेलर के पास ही रहता है। अब इसका मतलब क्या है रिस्क ऑफ गुड्स का? रिस्क ऑफ गुड्स का मतलब हुआ कि अगर वहां पे कोई भी लॉस या डैमेज हुआ गुड्स को, है ना, अगर कोई भी लॉस या डैमेज अगर गुड्स का होता है तो वो किसका लॉस है? वो लॉस किसका है?
तो क्योंकि सेल में क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो जो ओनर रहेगा उसी के पास तो रिस्क रहेगा। तो ये बायर का रिस्क है। अब उस गुड्स को कोई लॉस या डैमेज हो रहा है, वो बायर का लॉस है। मान लो कि मैं अगर मोबाइल फोन सेल कर रहा हूं, आप मेरे से आके मोबाइल फोन परचेज किए और हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर किया जिसमें मैंने इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। अब ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन आपने बोला कि मैं मोबाइल आज नहीं 2 दिन बाद लेकर जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है 2 दिन बाद लेकर जाइए। पोजीशन ट्रांसफर कब हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है, ओनरशिप ट्रांसफर होना। ओनरशिप तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, आपने पूरा पेमेंट कर दिया, मैंने आपको वारंटी कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे मोबाइल के सब कुछ दे दिया, ओनरशिप दे दिया आपको। अब आपने अगर मेरे पास भी वो मोबाइल छोड़ दिया और 2 दिन बाद बोले आप आके कलेक्ट करेंगे, तो अब मैं उस मोबाइल को एज अ बेली रख रहा हूं, है ना, एज अ बेली, राइट। अब वहां पे अगर उस मोबाइल फोन को कोई लॉस या डैमेज होगा तो वो आपका ही लॉस है। ठीक है, अगर मान लो बारिश हो गई, बारिश के कारण वो मोबाइल फोन के अंदर पानी चला गया, ठीक है, तो वो आपका ही लॉस है। अब आप मेरे से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट वो लॉस मेरा नहीं है क्योंकि ओनरशिप आपके पास है। आप मेरे से क्या क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट वो लॉस एक्चुअली में आपका है क्योंकि रिस्क ट्रांसफर हो चुका है। बट एग्रीमेंट टू सेल में बायर ओनर बनता है लेटर डेट पे, और जब तक वो लेटर डेट नहीं आता है तब तक वो गुड्स का ओनरशिप सेलर के पास ही होता है। तो इसमें रिस्क ऑफ गुड्स, अगर उस गुड्स को कोई भी डैमेज होता है तो वो सेलर को बियर करना होगा, और वो डैमेज हो गया है इस कारण से बायर वहां पे बाद में उसको परचेस करने से मना भी कर सकता है। तो रिस्क ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सेल, इट ट्रांसफर्स टू द बायर at the time of contract of sale is entered, and in case of agreement to sell it still remains with the seller until that agreement to sell becomes a sell। ठीक है, तो ये आपका थर्ड डिफरेंस हुआ। और क्या डिफरेंस हुआ कि अगर यहां पे मान के चलो कि सेल के केस में, इन केस ऑफ सेल, अगर बायर, इफ बायर, अगर यहां पे इफ बायर neglects or refuse to pay the price of goods, if buyer neglects or refuse to pay price ऑफ गुड्स, अगर बायर जो है गुड्स का जो प्राइस है वो पे करने से मना कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ट्रांसफर कंप्लीट हो सकता है, आप कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट ही कर दें, उससे भी मान लिया कि आपका मोबाइल फोन, मान लिया 25,000 का मोबाइल फोन है, आपने सेलर को 15,000 दिया, तो अगर सेलर एग्री करता है तो सेलर 15,000 पे भी आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा और बस बोलेगा फ्यूचर में प्राइस पे कर दीजिएगा। अब बाद में प्राइस नहीं पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेलर कैन स्यू फॉर प्राइस, सेलर आपको प्राइस के लिए स्यू कर सकता है, सूट फॉर प्राइस वो लेकर आ सकता है। लेकिन वही अग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर रिफ्यूजेस, है ना, अगर बायर यहां पे रिफ्यूज कर देता है टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर गुड्स, इफ बायर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर गुड्स, यहां पर भी बायर, यहां पे बायर ने क्या किया कि वो प्राइस नहीं पे कर रहा है, यहाँ पे सूट फॉर प्राइस लेकर आ सकता है सेलर। लेकिन अगर अग्रीमेंट टू सेल में, जिसमें फ्यूचर डेट को वो एग्रीमेंट टू सेल सेल बन रहा है, वो फ्यूचर डेट आ गया और उस दिन वो मना कर रहा है बायर कि मैं आपका मोबाइल नहीं लूंगा, मैं प्राइस पे नहीं करूंगा, तो वहां पे सेलर वहां पे भी सूट लाएगा, लेकिन वो सूट फॉर प्राइस नहीं लाएगा, वो सूट फॉर डैमेजेस लाएगा। ठीक है, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए वो कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए वो सूट ला सकता है, वो उसको प्राइस पे करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है। सेल में आप प्राइस पे करने के लिए कंपेल कर सकते हैं, बट अग्रीमेंट टू सेल में आप सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर कॉम्पनसेशन लाते हैं, सूट फॉर कॉम्पनसेशन आप लेके आते हैं। ठीक है, ये आपका एक डिफरेंस हुआ। फिर इनमें से एक आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जिससे रिलेटेड जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज थी सारी कंप्लीट हो गई है, तो उसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज अभी कंप्लीट होना बचा है। तो अब बताइए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा, अग्रीमेंट टू सेल या सेल? सेल। सेल विल बी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है।
और अग्रीमेंट टू सेल आपका क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये आपका एक डिफरेंस हो गया, राइट। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। पहला मीनिंग के बेसिस पे है, दूसरा है कि बायर कब ओनर बनता है, तीसरा रिस्क ऑफ गुड्स किसके पास है, और चौथा कि अगर बायर प्राइस देने से मना कर दे या उसको एक्सेप्ट करने से और प्राइस देने से मना कर दे अग्रीमेंट टू सेल में, तो क्या करेंगे। और लास्ट है कौन सा एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी होता है। ये 5 पॉइंट के बेसिस पे आप सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का आप डिफरेंस इजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब आइए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थोड़ा हम लोग को डिटेल में डिस्कस हम लोग करेंगे, दैट इज व्हाट आर द एसेंशियल्स, है ना, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग देख लिया है, अब हम लोग एसेंशियल्स देखते हैं। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 4-5 एसेंशियल्स होते हैं इसके, काफी इजी है बट ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ चीजें जो है वो समझने वाली है इसमें। सबसे पहला एसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। सबसे पहला एसेंशियल है, एक सेकेंड, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सबसे पहला एसेंशियल है वो बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय व्हेन आई से दैट इट शुड बी अ बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 2 लोगों के बीच होना चाहिए, है ना। इट मस्ट बी बिटवीन सेलर एंड बायर, मतलब 2 लोग चाहिए, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। आप खुद के प्रॉपर्टी को खुद को सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा, ठीक है। कोई खुद को खुद का प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है, ठीक है। अब मान के चलिए आपका एक केस था, आपका एक केस है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी राइट डाउन द नेम, चितूर मोटर ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ITO 1966, ठीक है, डबल ओ। इस केस का फैक्ट्स क्या था, इस केस में बेसिकली क्या था, एक कंपनी ने, ठीक है, एक कंपनी ने ट्रांसफर किया एक पार्टनरशिप फर्म को, एक कंपनी ने बसेस ट्रांसफर की, ठीक है। कंपनी ट्रांसफर्ड बसेस टू अ पार्टनरशिप फर्म। वो बसेस किसका था, ओनरशिप किसका था, कंपनी का। कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर किया। अब इसमें ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वही इस पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स भी थे, है ना। वही इस पार्टनरशिप फर्म के मेंबर या पार्टनर्स आप बोले ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। इस पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स थे वही इस कंपनी में शेयर होल्डर्स भी थे। अब यहां पे ये ऑब्जेक्शन रेज किया गया कि दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। खुद की प्रॉपर्टी को खुद को बेच रहे हैं। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी का कंट्रोल जिनके पास है, वो लोग कंपनी के ही बसेस को अपने ही पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बट कोर्ट ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। व्हाई दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, कंपनी एक अलग पर्सन है, ठीक है। और ये पार्टनर्स जो है इंडिविजुअली ये सेपरेट पर्सन है, ठीक है। ये तो यहाँ पे 2 डिफरेंट पर्सन के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भले वो शेयर होल्डर्स है बट कंपनी का खुद का सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है ना। अभी जस्ट हमने कंपनीज एक्ट कंप्लीट किया। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो यहां पे आपको मोटा मोटी यही बात समझनी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि वहां पे 2 लोगों के बीच में आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा। देयर मस्ट बी वन सेलर एंड देयर मस्ट बी वन बायर। यानी हम कह सकते हैं कि सेलर एंड बायर हैव टू बी 2 डिफरेंट पर्संस, है ना। कोई खुद का प्रॉपर्टी खुद नहीं परचेज कर सकता है ना। नोबडी कैन परचेज
हिज ओन प्रॉपर्टी। कोई खुद का प्रॉपर्टी खुद नहीं परचेस कर सकता है, ठीक है। अगर कोई खुद का प्रॉपर्टी खुद नहीं परचेस कर सकता है, ये जनरल रूल होता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, देर आर व्हाट, सर्टेन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, जब कोई पर्सन खुद का प्रॉपर्टी खुद ही परचेस कर रहा है और वहां पे आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई हो रहा है, देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। कि आप खुद का प्रॉपर्टी खुद परचेस कर रहे हैं। कोई गेस कर सकता है व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? देर आर मेनली टू एक्सेप्शंस, है ना, दो एक्सेप्शंस होता है। पहला एक्सेप्शन तो आपको सेक्शन 4 के क्लॉज 1 में ही दिया गया है। एनीबडी प्लीज रीड इट आउट। सेक्शन 4 के क्लॉज 1 का सबसे लास्ट लाइन जो है ना, वो कोई पढ़ो। सेक्शन 4 के क्लॉज 1 का सबसे लास्ट लाइन जो है, जो डेफिनेशन दिया है और उसके बाद एक लास्ट में लाइन दिया है सेक्शन 4 के क्लॉज 1 में। पढ़िए, There may हाँ, फिर से there, पढ़ो। there may be a contract of sale between one part owner and another. एक पार्ट ओनर और दूसरे पार्ट ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। एक पार्ट ओनर और दूसरे पार्ट ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। तो वहां पे क्या है, मान लिया कि मैंने और आपने मिलके, मान लिया कोई 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करके हमने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा। अब बाद में आप अपना प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोलता हूं मुझे ही बेच दो, तो उस प्रॉपर्टी पे हक तो मेरा भी है आधा। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी खुद खरीद रहा हूं, है ना, अपनी प्रॉपर्टी खुद खरीद रहा हूं। ये ज्यादातर होता है पार्टनरशिप के केसेस में। पार्टनरशिप के केसेस में पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉपर्टी है, कोई एक पार्टनर भी खरीद सकता है। वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर का उस प्रॉपर्टी पे हक है, बाकी पार्टनर के साथ मिलाकर बराबर का हकदार है वो उस प्रॉपर्टी पे। और खुद की प्रॉपर्टी कोई जनरली खुद नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर बाकी पार्टनरशिप फर्म के बाकी पार्टनर अगर चाहते हैं कि उनमें से कोई एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रॉपर्टी सेल कर दे, कर सकते हैं। बिकॉज वन पार्ट ओनर कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ अनदर पार्टनर। और एक और एक्सेप्शन होता है। अब ये दूसरा एक्सेप्शन आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं दिया गया है। दूसरा एक्सेप्शन क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? different capacity, डिफरेंट कैपेसिटी हो गया तो फिर तो वहां दो अलग पर्सन हो गए ना। एक जगह आप पार्टनर है, एक जगह आप शेयर होल्डर है, तो दो अलग पर्सन तो हो ही गया। डिफरेंट कैपेसिटी क्या हुआ? Hindu खुद का ही undivided प्रॉपर्टी, आपका खुद का प्रॉपर्टी खुद खरीद रहे हैं खुद के कैपेसिटी में, ऐसा कोई एक बताओ, वो एक्सेप्शन होता है। डिफरेंट कैपेसिटी कहने का मतलब है, तुम कहना चाह रहे हो कि अगर हम ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्टी हैं तो हम एज अ ट्रस्टी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और एज अ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, तो वो तो दो डिफरेंट पर्सन हो गए ना। ट्रस्टी एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है, वो है ना, सेपरेट लीगल पर्सन है। कंपनी है, कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं और एक तरफ पार्टनर है, आप सेपरेट पर्सन हैं। when one person can purchase his own property, है ना। Hindu undivided family के प्रॉपर्टी के ये में one can purchase his own property being sold in execution of decree। ये दूसरा एक्सेप्शन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का, इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। इसको समझते हैं हम लोग, ये क्या बता रहा है। अगर आप अपना खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो कि सेल हो रहा है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर डिक्री के एग्जीक्यूशन में कोई डिक्री का एग्जीक्यूशन होना था, उसमें कोई प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, आपकी ही प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया और कोर्ट क्या कर रहा है, उसका ऑक्शन सेल कर रहा है, उस ऑक्शन सेल में आप खुद बैठ सकते हैं। इसका एक एग्जांपल लेकर देखते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ए जो था, उसने उसका 5 लाख ड्यू था, 5 लाख ड्यू, है ना। 5 लाख रुपए ए ने बी से उधार लिया था और ए पे नहीं कर पा रहा था। बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल किया, कोर्ट ने ए के अगेंस्ट डिक्री दे दिया। उस डिक्री के अंदर ए को 5 लाख रुपीस बी को देने थे, ठीक है, बट ए उसको टाइम लिमिट के अंदर नहीं दे पाया। उस डिक्री को उसने ओबे नहीं किया, डिक्री को उसने कंप्लाई नहीं किया। अब डिक्री को जब आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो कोर्ट क्या करेगा, अब कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। कोर्ट विल गो फॉर एग्जीक्यूशन।
एग्जीक्यूशन में क्या होगा, ए की जो प्रॉपर्टी है, ए की अगर कोई एज प्रॉपर्टी है, ए की कोई प्रॉपर्टी है, उसको कोर्ट क्या करेगा, अटैच कर देगा। ए की जो प्रॉपर्टी है सुधार पर मिश्रा क्या? ए की जो प्रॉपर्टी है उसको कोर्ट क्या करेगा, अटैच कर देगा। अटैच करके उसको सेल करेगा। अब कोर्ट जनरली सेल कैसे करता है, ऑक्शन सेल। तो अब मान लो मैं ए हूं, 5 लाख रुपए मुझे बी को देने थे, मैं उसको नहीं दे पाया, मैंने डिफॉल्ट कर दिया। ए ने क्या की, मेरी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसने अटैच कर दी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच कर दी और उसको सेल करने के लिए कोर्ट जा रहा है, क्योंकि सेल से जो पैसा आएगा वो बी को देगा। अब जब अटैच किया कोर्ट ने तब मैंने कुछ नहीं बोला, बट बाद में फिर मेरे घर वाले रिलेटिव सब बोलने लगे कि भाई वो मूवेबल प्रॉपर्टी हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो, इमूवेबल नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी इट कुड बी एनीथिंग, है ना, ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि मेरे दादाजी ने भी यूज की थी, है ना, मान लो मेरे दादाजी का कोई गोल्ड चेन है ना, उन्होंने भी यूज किया था, फिर मेरे फादर ने भी यूज किया था, फिर वो मेरे पास आया था, उसको कोर्ट ने अटैच कर दिया। अब घर वालों के प्रेशर में मैं सोचा कि यार घर की प्रॉपर्टी है, घर में ही रहनी चाहिए, क्योंकि उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। कोर्ट ने तो अटैच कर दिया, अब ऑक्शन सेल कोर्ट कर रही है, उस ऑक्शन सेल में मैं खुद जाकर बैठ सकता हूं और मैं खुद उसको ऑक्शन में परचेस कर सकता हूं। अब ऑक्शन में मैं उसको परचेस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेगा, यानी मैं खुद की प्रॉपर्टी को खुद परचेस कर रहा हूं। तो जब मेरी खुद की प्रॉपर्टी डिक्री के एग्जीक्यूशन में अगर सेल की जा रही है तो मैं खुद उसको परचेस करने जा सकता हूं। तो ये एक एक्सेप्शन है ना, कि आप खुद का प्रॉपर्टी खुद भी परचेस कर सकते, राइट। जनरली आप खुद का प्रॉपर्टी खुद परचेज नहीं करते हैं, बट ये सारे कुछ एक्सेप्शन है। पार्ट ओनर दूसरे पार्ट ओनर को दे रहा है, या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है विच इज बीइंग सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो ये आपका जो है पहला एसेंशियल है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पहले एसेंशियल में किसी को डाउट, उसके बाद दूसरे एसेंशियल पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। किसी को डाउट यहाँ पे, एनीवन? सेकेंड एसेंशियल सेकेंड एसेंशियल इज सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? तो इसका सब्जेक्ट मैटर होता है गुड्स। गुड्स गुड्स जो होता है ये सब्जेक्ट मैटर होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए ही आप कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते हैं। अब गुड्स जो है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 27 में ना, यस, सेक्शन 2 क्लॉज 7, ठीक है। अब आप लोग सभी लोग अपने बेयर एक्ट में ध्यान से देखिएगा। बेयर एक्ट के बिना क्लास में नहीं बैठा कीजिए, ठीक है, फिर आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा। बेयर एक्ट में आप लोग देखते रहिए। अब सेक्शन 2 क्लॉज 7 क्या बोलता है मैं पढ़ के बताता हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, हर तरीके का मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, अब ये समझना है। अब यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी का थोड़ा आपको जुरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का तो एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता था? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होता था कि जो टैंजिबल प्रॉपर्टी हो, है ना, टैंजिबल, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस, हाँ है ना, वन प्लेस टू अनदर उसको मूव अगर कर सकते हो, वन प्लेस टू अनदर आप मूव कर सकते हैं, तो वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। जो कि बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुआ, कोई भी मतलब गुड्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो टैंजिबल है, जिसको आप टच कर सकते हैं और जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप रख सकते हैं, तो ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ये तो सभी को पता है और हमेशा से यही माना जाता था। लेकिन रिसेंट टाइम्स में कुछ और चीजों को जो टैंजिबल नहीं भी है, इनटैंजिबल है, उसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में हम लेकर आए हैं। जुरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का बस टैंजिबल गुड्स तक ही लिमिटेड नहीं है, इनटैंजिबल भी, जैसे रिसेंट ईयर्स में कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारा आपको जो है गुड्स के कैटेगरी में आता है। इन सबको भी गुड्स माना गया है।
ठीक है, दो दे आर नॉट अ मूवेबल, ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो एग्जैक्टली मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बट इनटैंजिबल प्रॉपर्टी हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ गुड्स। जो इनटैंजिबल है लाइक कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ये टैंजिबल नहीं है, इसमें क्या मूव हो रहा है पता नहीं चल रहा है ना। मैंने अपना कॉपीराइट किसी को दे दिया, पेटेंट किसी को दे दिया, गुडविल किसी को दे दिया, कुछ टैंजिबल नहीं है, कॉन्क्रीट चीज नहीं है। मोबाइल फोन है या मान लो माउस है, आप इसको क्या कर रहे हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, टैंजिबल भी है, तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन होता है गुड्स का। बट नाउअडेज इनटैंजिबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी गुड्स के डेफिनेशन में लाया जाता है। ठीक है, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनफैक्ट आपका कोई इंटरेस्ट है ना, पिक्यूनरी इंटरेस्ट जो होता है, पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी आपको गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आएगा, पिक्यूनरी गुड्स के मीनिंग के अंदर आएगा। ठीक है, पिक्यूनरी इंटरेस्ट अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में है, ठीक है, मान लिया आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से कोई पर्टिकुलर आपको टाइम एंड अगेन रेंट करेक्ट करने का राइट है, या आपको उससे कुछ इंटरेस्ट लेने का आपका अधिकार है, वो भी आपको गुड्स के में आएगा। अगर आप अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा। जैसे मान के चलो, एक एग्जांपल देता हूं, एबीसी का पार्टनरशिप फर्म है ना, इन लोगों का पार्टनरशिप फर्म है, राइट, और ये लोग जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाइंग और सेलिंग में ये लोग डील करते हैं। इन लोगों का पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाइंग एंड सेलिंग करता है। ठीक है, अब एबीसी का जो पार्टनरशिप फर्म है, इसको डी ने पार्टनरशिप बिजनेस सेटअप करने के लिए डी ने इसको जो है 20 लाख रुपए दिए थे इस फर्म को, और एबीसी ने एग्री किया कि वो डी को अपने जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बाइंग और सेलिंग होगा उसके हर ट्रांजैक्शन पे, एवरी ट्रांजैक्शन पे वो डी को जो है 10% देंगे। तो अब देखो, डी का क्या है, इंटरेस्ट है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाइंग और सेलिंग पे, डी का एक इंटरेस्ट क्रिएटेड है। क्यों? क्योंकि डी ने एडवांस किया था, फंडिंग किया था इनके बिजनेस को, तो उसको 10% देना है हर बाइंग एंड सेलिंग पे। तो इसका इंटरेस्ट जो क्रिएटेड है बाइंग और सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, ये एक पिक्यूनरी इंटरेस्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। ये इंटरेस्ट जो डी का है 10% का, ये इंटरेस्ट जो है, दिस इंटरेस्ट इज गुड्स। तो अगर डी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है ई को, तो वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेगा। ठीक है, कि ये गुड्स जितना सिंपल दिख रहा है बस उतना ही नहीं है, ये थोड़ा बहुत ही मतलब एग्जॉस्टिव टर्म है, राइट। तो गुड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रेडिशनल सेंस में समझें तो बस टैंजिबल होता है, बट नाउअडेज आपको इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज को भी गुड्स के मीनिंग में इंक्लूड किया जाता है ना, गुड्स के मीनिंग में उसको में इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो ये आपको समझना है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये अपने आप में थोड़ा एग्जॉस्टिव टर्म है। तो जब भी आप एग्जाम में अगर लिख रहे हैं, गुड्स का मीनिंग लिख रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सब बातें आप एक्सप्लेन करेंगे, है ना, टैंजिबल, इनटैंजिबल, पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ आप बताएंगे, राइट। ओके, सेक्शन 2 क्लॉज 7 पे वापस से अगर देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 7 में आपका गुड्स डिफाइन किया गया है। गुड्स में पहला तो आपका बताया कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये हम लोग समझ गए एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके बाद वो डेफिनेशन आगे क्या बता रहा है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ठीक है, मनी तो चलो इसको देख लेते हैं पहले, छोटा ये। मनी का मतलब क्या हुआ, मनी मतलब जो लीगल टेंडर है, करंट लीगल टेंडर, उसको हम मनी कहते हैं, करंट लीगल टेंडर। ठीक है, अब मान लो कोई रेयर कॉइन है, कोई फॉरेन करेंसी है, कोई एंटिक कॉइन है ना, काफी पुराना कोई कॉइन है, ठीक है, या कोई कॉइन जो पहले यूज होता था, पहले कोई करेंसी यूज होता था, वो गुड्स के डेफिनेशन में आ सकता है ना। अब होता है ना, मान लो कि कोई
आपको गुप्ता पीरियड का कोई कॉइन मिल जाए, है ना, मुगल टाइम का कोई कॉइन मिल जाए, तो आप वो वैसे कॉइन को क्या है, वो तो करंट लीगल टेंडर नहीं है, उसको आप शौक के लिए रख सकते हैं, तो आप किसी को बेच भी सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड बोलेगा कि मैं तुमको 10,000 रुपए दे रहा हूँ, मुझे जो है आज से 200 साल पहले यूज होने वाला कॉइन दे दूं तुम्हारे पास जो है, तो तुमने दे दिया, तो वो गुड्स है। बट करंट लीगल टेंडर कैन नॉट बी मनी। करंट लीगल टेंडर इज द फेस वैल्यू ऑफ एनी गुड्स। करंट लीगल टेंडर क्या होता है, गुड्स का फेस वैल्यू होता है, ठीक है। वो गुड्स में के मीनिंग में नहीं आ सकता है। अब ये नहीं बोल सकते कि वो 10 रुपए, वही 10 रुपए जिसमें कि ये निशान था वो वाला ही मुझे दो, राइट। इट कैन नॉट बी स्पेसिफिक, इट कैन नॉट बी असर्टेंड। अब 10 रुपए के बहुत नोट्स हो सकते हैं। अब 10 रुपए का आपने जो नोट दिया उसकी जगह मैंने दूसरा 10 रुपए का नोट दिया, आप ये नहीं बोल सकते वही वाला दो। मतलब इट कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड एंड इट कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू ट्रांसफर, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का वो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो गुड्स के डेफिनेशन में करंट लीगल टेंडर नहीं आता है, लेकिन रेयर कॉइन, फॉरेन करेंसी, एंटिक कॉइन, ये सब आ सकता है। उसके बाद गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आता है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है बताइए, कोई किसी को अगर आइडिया हो तो। व्हाट डू यू मीन बाय एक्शनेबल क्लेम, एनीवन? Unsecured debt. ओके, वेरी गुड। एक्शनेबल क्लेम का मतलब हुआ अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट, जो भी डेट आपका सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड डेट क्या होता है? सिक्योर्ड डेट होता है कि मान लिया आपने किसी को लोन, किसी को आपने कुछ लोन दिया और उससे आपने उसके गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रख लिया, उसने आपको प्लेज कर दिया अपना गुड्स, तो ये क्या हुआ? ये सिक्योर्ड डेट हुआ, ठीक है। तो सिक्योर्ड डेट आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को, ठीक है। बट अनसिक्योर्ड डेट वो एक एक्शनेबल क्लेम होता है। एक्शनेबल क्लेम कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एक्शनेबल क्लेम मतलब अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट में क्या होता है, आपने किसी को 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए दिए और आपने कोई सिक्योरिटी नहीं लिया। अब आपने कोई सिक्योरिटी नहीं लिया, तो अगर सामने वाला डिफॉल्ट करेगा तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका सिक्योर्ड डेट रहता, सिक्योर्ड, तो आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते थे। आप सिक्योर्ड डेट के लिए क्या करते? सबसे पहले उसका जो प्रॉपर्टी उसने सिक्योरिटी में दिया है उसको आप सेल करके अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर अनसिक्योर्ड डेट है, अब मेरे पास मान लो मैंने तुमको 50,000 रुपए दिया है और वो अनसिक्योर्ड है, अब वहां पे वो डिफॉल्ट करेगा तो मैं कोर्ट जा सकता हूं। अब इसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को, ये एक्शनेबल क्लेम है मेरा। एक्शनेबल क्लेम मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, दूसरे को मैं राइट टू स्यू ट्रांसफर नहीं कर सकता कि तुम जाके सूट फाइल करना। लेकिन वही अगर ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होता, सिक्योर्ड डेट होता, तो मेरे पास सिक्योरिटी, तुमने सिक्योरिटी में मुझे मोबाइल फोन दे दिया, ठीक है, और तुमने मेरे से 50,000 रुपए लिए। अब मैं ये जो अपना तुम्हारे साथ जो एग्रीमेंट किया हूं, ठीक है, इसको मैं किसी और को असाइन कर सकता हूं। अब मैं ये सिक्योरिटी किसी और को दे दिया और बोला कि अब उससे उधार वापस लेना अब आपका काम है, ठीक है। आपको मैंने ट्रांसफर कर दिया, अपना सिक्योर्ड डेट मैंने ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर कर दिया? क्योंकि अगर वो अगर पे नहीं कर पाएगा तो मोबाइल फोन बेच करके वो पैसा रियलाइज किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम ट्रांसफर किसी को कर सकते हैं। बट अनसिक्योर्ड डेट को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड डेट को एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं, जिसके लिए आप डायरेक्टली कोर्ट में सूट फाइल करते हैं। अब कोर्ट में सूट फाइल करने का खुद से मेरे पास जो राइट है वो मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक्शनेबल क्लेम कैन नॉट बी ट्रांसफर, राइट। तो अदर देन एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम का डिटेल में आपको प्रोविजन जो है आपको टीपी एक्ट में दिया हुआ है, टीपीए में सेक्शन 3 में इसको डिफाइन किया हुआ है। एक बार उसको जरूर से आप लोग रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको फिर से देखा जाए तो सेक्शन 2(7) में बताया गया है। कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूं, सॉरी, गुड्स का। सेक्शन 2(7) में क्या बताया गया है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, every kind of movable property other than actionable claim और मनी, इसको हम लोग समझ लिए। और उसके बाद लास्ट में आपका फिर क्या बताया गया है? अदर देन दिस बट इट इंक्लूड्स गुड्स, इंक्लूड्स गुड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी? तो आपका स्टॉक एंड शेयर, जो स्टॉक एंड शेयर होता है वो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। अभी हम लोग सेक्शन 44 में कंपनीज एक्ट में देखे हैं
कंपनीज एक्ट के सेक्शन 44 में बताया हुआ है स्टॉक और शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, स्टॉक और शेयर। फिर आपका ग्रोइंग क्रॉप्स मूवेबल होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स को भी आप गुड्स कह सकते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रास, ग्रास भी आपका आ जाएगा। और थिंग्स अटैच्ड, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are agreed to be severed, which are agreed to be severe, जिसको अग्री किया गया है कि उसको सीवियर कर लिया जाएगा, मतलब उसको जो अटैच्ड है लैंड से उससे उसको निकाल दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के वक्त, है ना। तो अगर अग्रीमेंट है उसको सीवियर करने का तो वो आपका क्या हो जाता है, गुड्स हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया आपका स्टैंडिंग टिम्बर। जो स्टैंडिंग टिम्बर है ना, उससे लकड़ी आपको निकालना है काट के, आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर सकते हैं। बिकॉज स्टैंडिंग टिम्बर के लिए आपने एग्री कर लिया उसको सीवियर करने के लिए, तो भले वो अटैच था लैंड से लेकिन आपने अग्रीमेंट कर लिया उसको सीवियर करने का, तो दैट बिकम्स अ गुड्स, वो आपका गुड्स कहलाएगा, राइट। तो ये आपको गुड्स का मीनिंग हुआ। स्टैंडिंग टिम्बर वाला केस आप लोग टीपी एक्ट का भी कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं। वैसा केस का नाम मैं लिख देता हूं, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, है ना, 1958। इस केस में बताया गया था कि स्टैंडिंग टिम्बर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है और वो गुड्स कहलाएगा। बिकॉज स्टैंडिंग टिम्बर में क्या होता है, आप अग्री कर लेते हैं उसको सीवियर करने का, है ना, कि सीवियर करके आप उसको यूज करेंगे, है ना, जमीन से, मतलब उसको जो अटैच्ड है जिस पेड़ से उसे काट के आप उसको यूज करेंगे, है ना। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, राइट। ओके, तो ये आपका गुड्स का मीनिंग हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इसमें डिटेल एक्सप्लेन करके हम लोग देखते हैं। अभी कोई हड़बड़ी है नहीं कि एग्जाम बहुत नजदीक है, थोड़ा हम लोग इसको और डिटेल में देख सकते हैं। जैसे अब ये बताओ, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी या गैस, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी होगा कि नहीं, बताओ। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वेदर दिस विल बी, क्योंकि देखो अगर ये गुड्स के डेफिनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, गुड्स कहलाएगा। और अगर ये गुड्स कहलाएगा तो इससे रिलेटेड हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेंगे जब भी कॉन्ट्रैक्ट इससे रिलेटेड कोई होगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एप्लीकेशन वाटर के ट्रांसफर पे, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर पे, गैस के ट्रांसफर पे अप्लाई करता है कि नहीं, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस क्या ये गुड्स के मीनिंग के अंदर आ सकते हैं कि नहीं। व्हाट डू यू थिंक? No, sir. नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। बिस्लेरी का आप बॉटल खरीदते हैं, है ना, बिस्लेरी पानी पीने पीते हैं ना, बिस्लेरी या कोई भी ब्रांड का, है ना, राइट। तो आप पानी खरीद रहे हो, क्या है, गुड्स तो है, पैकेज करके आपको मिला। अब गैस, सिलेंडर गैस, छोटा वाला सिलेंडर गैस आप दुकान से जाके खरीदते हैं, उसके अंदर सिलेंडर के अंदर गैस भी आपको मिला, लगा के मिलता है, क्या ये गुड्स नहीं होगा? हम्म। अगर ये तीनों चीजें फ्री फ्लोइंग स्टेज में है, अगर फ्री फ्लोइंग स्टेज में है, फ्री फ्लोइंग, अब वाटर जो है, वाटर मान लिया रिवर में है, सी में है, तब ये गुड्स नहीं कहलाएगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्री फ्लोइंग स्टेज में है, ये नहीं कहलाएगा। गैस भी फ्री फ्लोइंग एयर में है, गुड्स नहीं कहलाएगा। बट व्हेन दे आर पैकेज्ड, पैकेज्ड, पैक्ड। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, आप पाइपलाइन में पैक कर सकते हैं, एक पाइपलाइन में। वाटर को आप बॉटल में, टैंक में आप पैक कर सकते हैं। गैस को सिलेंडर में या अदर मेटल्स के अंदर आप गैस को आप पैक कर सकते हैं। तो व्हेन दे आर पैकेज्ड, है ना, व्हेन दे आर कन्फाइंड, व्हेन दे आर स्टोर्ड, दे बिकम्स गुड्स, तब ये गुड्स हो जाता है, ठीक है। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी आपका गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। इट कैन बी कंसीडर्ड एज गुड, है ना, अगर ये पैकेज्ड है, ठीक है। इसको स्टोर कर सकते हैं हम, पोजेस कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, इट कैन बी कंसीडर। इससे रिलेटेड आपका एक केस है, ठीक है, कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स वर्सेस एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स
वर्सेस एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने इन सब चीजों के बारे में भी आपको डिस्कशन किया। एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1970। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया जो मैंने आपको बताया कि नैरो सेंस में तो ये सब आपको मतलब कहेंगे तो सेल, ये सब गुड्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, बट अगर वो ट्रांसफर किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में स्टोर करके या पोजेस करके या पैकेज करके, तो फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है ना। अब बिस्लरी का जो बॉटल है मूवेबल प्रॉपर्टी, अब दुकान से आके खरीद रहे हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर रहे हैं, राइट। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कैन ऑल्सो बी अ सब्जेक्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, ओके। अच्छा, ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, व्हाट डू यू थिंक? ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, एनिमल्स और पेट्स। वाइल्ड एनिमल्स तो आपका नहीं हो सकता है, लेकिन पेट्स, जो पेट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, स्पैरो हो गए, रैबिट हो गए, दे कैन बी कंसिडर्ड एज मूवेबल। वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, उसको गुड्स कह सकते हैं पेट्स को। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स नहीं होंगे। ठीक है, पेट्स कैन बी अ मूवेबल। ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गन्स, व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गन, अब देखो इसको लेकर इंडिया में जैसे बहुत सारे लेजिस्लेशन है मेडिकल फील्ड में, आपको बहुत सारे लॉज हैं जो इन सब तरह के, जो ह्यूमन टिश्यू या ऑर्गन का जो ट्रांसफर होता है उसको रेगुलेट करता है। बट सेल ऑफ गुड्स का डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी वैसे ट्रांजेक्शंस पे होता है कि नहीं, कि मान लो अगर किडनी अगर बेचा, किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए एक पर्सन का किडनी दूसरा लेगा, ठीक है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, ठीक है, या फिर मान लो आईज, है ना, मानिए कि इन सब का ह्यूमन ऑर्गन्स का भी आपको जो है बाइंग एंड सेलिंग होता है मेडिकल फील्ड में, स्केलेटन्स। तो इन सब से रिलेटेड आपको मेडिकल लेजिस्लेशंस हैं बहुत सारे। ठीक है, आई कैन नॉट नेम राइट नाउ बिकॉज उतना मुझे भी ध्यान में नहीं है, बट इससे रिलेटेड आपको डिफरेंट लेजिस्लेशंस। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स का एग्जैक्ट एप्लीकेबिलिटी इसके बारे में अभी तक कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है, तो इसको लेकर अभी भी एम्बिग्विटी है कि स्केलेटन का सेल हो रहा है ना, ब्लड का सेल हो रहा है ना, ब्लड का भी, ब्लड बैंक में आप जाते हैं वहां से ब्लड खरीदते हैं, ठीक है, उसको भी स्टोर करके दिया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें भी सेल हो रहा है, एक पर्सन दूसरे को सेल कर रहा है, तो उसको लेकर अभी एम्बिग्विटी है कि उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा कि नहीं, क्योंकि उससे रिलेटेड एक सेपरेट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो इसको लेकर उतना क्लैरिटी नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में सेल ऑफ गुड्स के जो लॉज हैं वो इस पे भी अप्लाई करते हैं। इंडिया में भी इसके एप्लीकेबिलिटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट मैटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या होना चाहिए, गुड्स। इसको एग्जॉस्टिवली देखा कि गुड्स का मतलब क्या क्या हो सकता है, तो ये बस इतना ही नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी काफी मतलब इसका वाइड एम्बिट, राइट। थर्ड एसेंशियल क्या है? थर्ड एसेंशियल काफी इजी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। थर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, तो ये तो मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी कंप्लीट होगा जब वहां पे आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या हुआ? कब से क्या बता रहा हूं मैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, Existing goods. क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी। Ownership. Ownership. ओनरशिप, है ना, पोजीशन नहीं, ओनरशिप। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप इज बीइंग ट्रांसफर्ड, है ना। अब ये नहीं कि हम कुछ टाइम के लिए दे दिए दूसरे को फिर वापस ले लेंगे, तो वो सब बेलमेंट हो जाएगा। अब बेलमेंट, प्लेज, उसमें भी आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी को, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स नहीं करते हैं आप। उसमें क्या है? फॉर पोजेशन, फॉर स्पेसिफिक पर्पज आप दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो that will not be called as transfer of property in goods. Transfer of property in goods means transfer of ownership, right? तो ये आपका थर्ड एसेंशियल है जो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है, राइट। उसके बाद लास्ट एसेंशियल पे आते हैं, इसका जो लास्ट एसेंशियल है अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया थोड़ा, गुड्स में, अब गुड्स कितने तरीके का हो सकता है? तो गुड्स आपका हो सकता है एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स वाले में ही इसको इंक्लूड कर लेना, टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स आपका कितने तरीके का हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकता है, फ्यूचर गुड्स हो सकता है, स्पेसिफिक या असर्टेन्ड गुड्स आप बोल सकते हैं, स्पेसिफिक या
ascertained goods और लास्टली अनअसर्टेन्ड गुड्स। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। इसको देखते हैं एक एक करके। एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि एग्जिस्टेंस में है, विच इज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टेंस में है, मेरे पास मोबाइल फोन है, उसको मैं सेल कर रहा हूं, तो एग्जिस्टिंग गुड्स का आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का आप या तो डायरेक्टली सेल कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम लोग देखते हैं ना, दो हो सकता है, या तो सेल हो सकता है इमीडिएटली ट्रांसफर, या किसी फ्यूचर डेट पे आप एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर हो सकता है, ये तो क्लियर है। फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है नॉट इन एग्जिस्टेंस। फ्यूचर गुड्स का मतलब होता है नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर कर रहे हैं उस समय एग्जिस्टेंस में जो गुड्स नहीं है, मतलब फ्यूचर गुड्स उसको बोलते हैं। फ्यूचर गुड्स आई थिंक डिफाइन भी किया हुआ है किसी सेक्शन में, सेक्शन 2 के देखो किसमें दिया है, क्लॉज 16 या 15, 6 में आई थिंक दिया है ना। हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज 6। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है, विच आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, येट टू बी प्रोड्यूस्ड, या फिर येट टू बी एक्वायर्ड बाय द सेलर, विच इज येट टू बी एक्वायर्ड बाय द सेलर। 3 मीनिंग दिया हुआ है कि जो गुड्स अभी मैन्युफैक्चर होना है अभी, या फिर वो प्रोड्यूस होना है, या फिर अभी वो बायर ने, सेलर ने एक्वायर ही नहीं किया। जब एक्वायर ही नहीं किया तो आप बेचेंगे कैसे? जब मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ आप बेचेंगे कैसे? प्रोड्यूस ही नहीं हुआ बेचेंगे कैसे? तो फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर हो सकता है कि नहीं? तो फ्यूचर गुड्स से रिलेटेड भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर किया जा सकता है। लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स में हम लोगों ने क्या देखा, एग्जिस्टिंग गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो इंटर करते हैं उसमें दोनों तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर कर सकते हैं, एक सेल वाला भी और एक एग्रीमेंट टू सेल वाला भी। लेकिन अगर कोई फ्यूचर गुड्स है तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर कर सकते हैं, बट इसमें केवल एक ही तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर कर सकते हैं। कौन सा? अब तो आप लोग गेस कर सकते हैं। अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर गुड्स हुआ। फिर असर्टेन्ड गुड्स, असर्टेन्ड गुड्स जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, है ना। ये मान लिया मेरे पास 3-4 मोबाइल है, उसमें से कोई एक मोबाइल आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने बोला कि परसों आप वही खरीदेंगे। अब वो असर्टेन कर लिया है आपने, वही गुड्स खरीदना है। अब ये नहीं कि उसका दूसरा कलर या उसका दूसरा मॉडल, एग्जैक्टली वही असर्टेन्ड गुड्स जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाकी से, वो असर्टेन्ड गुड्स है। तो इससे रिलेटेड भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर हो सकता है। और अनअसर्टेन्ड गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स से भी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसको असर्टेन नहीं कर सकते। अब मान लिया गेहूं, चीनी, आटा आप खरीदने जा रहे हैं, अब आधा किलो आटा, अब वही वाला आटा चाहिए, राइट, अब वही वाली चीनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो बल्क में होता है, तो बल्क में से वो कुछ निकाल के दे दिया, है ना। बल्क में से मान लिया आपको निकाल के दे दिया, ठीक है, फिर उसने मान लिया कि गलती से किसी और को दे दिया, तो वो दूसरा आपको निकाल के दे देगा। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई उसको जो दिए आधा किलो, वही वाला आधा किलो लाके हमको दो, भाई मेरे पास है, आप दूसरा ले लो, है ना। तो अनअसर्टेन्ड गुड्स का भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर हो सकता है, जो बल्क में होते हैं, है ना। बल्क में जिसको मतलब आप सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, है ना, लाइक नमक, चीनी, आटा, ये सब आपका हुआ। तो अनअसर्टेन्ड गुड्स, तो ये सारे एग्जिस्टिंग, फ्यूचर गुड्स, स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स, सबका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंटर हो सकता है। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देख लिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, बस उतना ही देखना था कि उसमें ओनरशिप आपको बेसिकली ट्रांसफर करना होता है। लास्ट एसेंशियल क्या है? लास्ट एसेंशियल आपका है प्राइस। सेल ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इसमें जो कंसीडरेशन होगा, इसमें जो आप कंसीडरेशन देंगे वो हमेशा प्राइस के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको प्राइस देना होगा, आपको उसका कुछ अमाउंट पे करना होगा। प्राइस मतलब क्या हुआ? प्राइस मतलब मनी कंसीडरेशन। प्राइस का मतलब होता है मनी कंसीडरेशन, मतलब मनी आप पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मेरा मोबाइल फोन ले लो, मैं आपका मोबाइल फोन ले रहा हूं। अगर आप कोई गुड्स के बदले गुड्स आप दे रहे हैं, है ना, आप गुड्स खरीदने गए और उसके बदले आप कोई गुड्स दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो बार्टर कहलाएगा या फिर एक्सचेंज। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहलाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहलाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पे अप्लाई नहीं करेगा।
गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हैं, वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमेशा कंसिडरेशन में आपको प्राइस देना होता है। प्राइस का मतलब क्या होता है? मनी कंसिडरेशन देना होता है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, तो आपने वहां पे उसके बदले कुछ गुड्स दिया, और जो पार्ट पेमेंट है जो बच गया वो आपने उसके लिए प्राइस दिया। जैसे मान लो कि आप मोबाइल खरीदे गए, तो बहुत बार होता है आप पुराना मोबाइल लेकर गए, मोबाइल आपको 50,000 का मोबाइल है, आपके पुराने मोबाइल का आपको 10,000 रुपए का वैल्यू का आपका सेकंड हैंड मोबाइल है, आपका जो मोबाइल है वो 10,000 रुपए वैल्यू का है, आपने उसको दे दिया, उसने आपसे मोबाइल ले लिया, मोबाइल के बदले उसने 10,000 रुपए घटा दिए, बाकी 40,000 का आपने पेमेंट कर दिया। तो आप पार्ट पेमेंट, है ना, पार्टली पार्टली आप गुड्स में और पार्टली प्राइस में इस तरीके से आप पे कर सकते हैं। ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा। लेकिन आपका प्राइस कुछ ना कुछ पे रहना चाहिए। आप कंप्लीटली गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी सर्टेन अमाउंट विच मस्ट बी पेड। सर्टेन अमाउंट जो है वो आपका वहां पे होना ही चाहिए, राइट? ओके, तो ये आपका प्राइस हुआ, ठीक है। अब मान लिया कि अब किसी को आपने कोई गिफ्ट किया, ठीक है, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर गिफ्ट करते हैं तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको अप्लाई करेगा। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी का किसी को गिफ्ट कर देते हैं वहां अप्लाई नहीं करेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही अप्लाई करेगा, क्योंकि उसके अंदर मूवेबल का भी आपको गिफ्ट आप कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट वही अप्लाई करेगा जहां पे कंसिडरेशन में प्राइस दिया गया हो। अगर प्राइस नहीं दिया गया, प्राइस ऐसा नहीं कि पूरा अमाउंट प्राइस का, आप गुड्स के बदले थोड़ा गुड्स भी दे सकते हैं, और बाकी जो ड्यू अमाउंट बच गया उस गुड्स का, जो आपने अपने तरफ से उसको गुड्स के बदले गुड्स दिया, उसका प्राइस घटा के जो प्राइस बच गया वो आप प्राइस में पेमेंट कर दिए, तो वहां पर भी आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेगा। प्राइस आपको थोड़ा बहुत टू सर्टेन एक्सटेंट, टू एनी एक्सटेंट आपको प्राइस में पे करना होगा। अगर प्राइस पे किया आपने, ठीक है, मनी आप कंसिडरेशन आपने दिया, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कह रहेगा, और तभी वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वहां पे अप्लाई करेगा, राइट? ओके, चलिए ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं। आज हम लोगों ने बेसिकली बेसिक्स देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बेसिकली होता क्या है। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में और भी चीजें हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ प्राइस से रिलेटेड कुछ कुछ केस लॉज है वो हम लोग देखेंगे। फिर फॉर्मेलिटीज क्या क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग बेसिकली देखें कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया कैसे, 1930 से पहले क्या अप्लाई होता था, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी भी अप्लाई होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या डेफिनेशन है, सेक्शन 4 को हम लोगों ने अच्छे से एनालाइज किया, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या एसेंशियल्स। ठीक है, ये सब हम लोग आज की क्लास में देखें, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनीबॉडी, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। किसी को कोई डाउट, एनीवन? कंपनीज एक्ट का जो आपका नोट्स है वो 2-3 अपलोड हो चुका है, बाकी आज अपलोड होगा, 2-3 कल परसों में बाकी सारा भी अपलोड हो जाएगा। सारा आपको उसी फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो अपना नोट्स बनाए हैं, वैसे क्लास में जब मैं पढ़ाते रहूँ उसी समय आप लोग रनिंग नोट्स बना लिया कीजिए। इसमें मैं बहुत वो भी कुछ चीजों को भी डिस्कस कर देता हूँ जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए इस पे ज्यादा आप रिलाई करेंगे क्लास नोट्स पे। ओके, चलो ठीक है, किसी को कोई नहीं डाउट है, देन थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir.